प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा और झांसी जिलों का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं को अगर उचित अवसर मिले तो वह रक्षा और सुरक्षा मामलों में निभा सकती हैं प्रभावी भूमिका। नोएडा में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया उद्घाटन। इस टावर से 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हवा को किया जा सकेगा शुद्ध। और मेरठ में रोजगार मेले में 68 कंपनियों ने किया प्रतिभाग। 1557 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में मिली नियुक्ति। श्रम मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक की है और इनके पूरा हो जाने से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री झांसी गोराठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। आगामी सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं। बजट सत्र से पहले संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से काफी अहम रह सकता है। वहीं विपक्षी दल कई अहम मुद्दों पर सदन के दौरान चर्चा की मांग कर सकते हैं। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र ऐसे समय में होने जा रहा है जब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं हैं। सरकार की कोशिश होगी कि सत्र के दौरान जो बिल मानसून सत्र के दौरान पेश नहीं हो पाए थे, उन विधेयकों को शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल झांसी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने साबित किया कि महिलाओं को अगर उचित अवसर मिले तो वह रक्षा और सुरक्षा मामलों पर प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनका एक महिला होना रणभूमि में कभी बाधा नहीं बना था। उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। यह करके उन्होंने है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश इस सामरिक आजादी को हासिल करने की ओर अग्रसर है और आने वाले दशक में देश में ही रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे। विकास की यात्रा भी तय करनी है और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहां इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बतलाना चाहता हूं, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा। और 1 दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, बहनों भाइयों, आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथे वो हथियार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में हैं। बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर हैं।
बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पचपेड़वा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। पचपेड़वा में जनसभा को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि गैसड़ी विधायक शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत नेपाल सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व बिजली का लाभ गांव-गांव तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विकास कार्यों से 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव की कल्पना थी, अखिलेश यादव की कल्पना थी। वो कल्पना उनकी पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि जनता ने उन्हें वो अवसर नहीं दिया। उस अवसर को कहीं ना कहीं उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को शिलान्यास भी हमारी पार्टी ने किया है, उद्घाटन भी हमारे मोदी जी ने किया है और निश्चित तौर से पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास की एक गति जो बढ़ेगा एक्सप्रेस से बढ़ेगा। जब प्रदूषित हवा और स्मॉग के कारण शहर की सांस थमने लगी और सांस और अस्थमा शिकार लोगों की लाइनें अस्पतालों में बढ़ने लगी, ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने भेल के साथ मिलकर प्रदूषण को थामने के लिए प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित कर लोगों को राहत देने का काम किया। इस एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन बुधवार को भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री विद्युत और भारी उद्योग कृष्णपाल गुर्जर ने किया। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेक्टर 16 फिल्म सिटी और डीएनडी के बीच हरित क्षेत्र की जमीन पर स्थापित किए गए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर से 1 वर्ग किलोमीटर में हवा को शुद्ध किया जा सकेगा। नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर डीएनडी के पास सेक्टर 16A में ग्रीन बेल्ट पर लगभग 400 वर्ग मीटर की जमीन पर स्थापित किया गया है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, यह हमारे भारी उद्योग के किया गया है। यह नोएडा और आसपास के लोगों के लिए कारगर पहल है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की ये गंदी हवा खींचेगा और उसको परिष्कृत करके ऊपर छोड़ेगा। यह हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की इकाई भेल द्वारा उसके एक रिसर्च वर्क के तहत यहाँ शुरू किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने भी इसमें अपने जमीन और इसके आगे कंटिन्यू मेंटेनेंस के वचनबद्धता के साथ इसमें सहयोग किया है और ये अपने आप में नोएडा की जनता और आसपास की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर पहल। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने प्रबुद्ध महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाजपा ने प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव में 54% महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रतिमा भौमिक ने कहा कि कांग्रेस और सपा परिवारवाद और बसपा व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं ना, जोगी जी भी उसके मार्गदर्शन में चलते हुए हमारी यूपी का महिला लोगों को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, सबने, आप लोगों ने भी देखा है, जो लास्ट पंचायत का ब्लॉक चुनाव गई और जिला पंचायत का चुनाव गई, उसमें 56% ब्लॉक में है, 54% महिला प्रतिनिधित्व हमारा जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व किया है। तो उसी से आभास लगता है जो महिला को राष्ट्रीय जो हमारी महिला है और हमारे प्रदेश का महिला है, सबको अलग अलग जगहों में अपना स्पर्धा के साथ आदि आबादी को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार सुनिश्चित तरीके से काम कर रहे हैं। हम भी महिला लोग आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।
प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने IIMT विश्वविद्यालय गंगानगर में आयोजित वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश व देश का युवा अपना स्वयं का उद्यम लगाकर दूसरों को नौकरी देने वाला बन रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, आने वाला समय उनका है। श्रम मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे तथा श्रम विभाग की संत रविदास शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत श्रमिकों की 100 पुत्रियों को साइकिल भी वितरित की। मेरठ में सहायक निदेशक सेवा योजन विभाग शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि रोजगार मेले में दिल्ली व NCR की 68 कंपनियों ने प्रतिभाग किया तथा कुल 3,543 मेरठ मंडल के अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से करीब 70% मेरठ के थे। इनमें से 1,557 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। इस बृहद रोजगार मेले में जो IIMT विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है, इसमें सेवायोजन, कौशल विकास विभाग, ITI एवं IIMT विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में कुल 135 कंपनियां 2 दिनों के अंदर आ रही हैं, जिसमें आज 55 कंपनियों के लगभग 8,000 पद के सापेक्ष भर्तियां हो रही हैं। कल भी लगभग 8,000 पदों के सापेक्ष भर्तियां होनी हैं। कुल 16,000 पदों के सापेक्ष 2 दिनों के अंदर इस बृहद रोजगार मेले में अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। विशेष रूप से आज सामान्य शिक्षाधारी, डिग्रीधारी लोगों की तैनाती हो रही है, भर्तियां हो रही हैं। कल टेक्निकल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का कार्य किया जाएगा। मैं इस चीज़ का बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी मोदी जी को कि हमारी सरकार ने ये चीज़ बहुत अच्छी निकाली है कि एक ही जगह पर हम आकर काफ़ी कंपनी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी मनपसंद जॉब अपनी चूज़ कर सकते हैं। कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बाहर जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि आगे हमें जॉब के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है फ्यूचर में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें बहुत सारी कंपनियों से मिलवाया जाएगा और अपनी मनपसंद जॉब दी जाएगी। मेरा नाम कीर्ति डोगरा है और मैं यही मेरठ से हूँ। एक्चुअली हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं ये जॉब्स वगैरह के लिए। यहाँ पे हमें दिल्ली, नोएडा वगैरह के जॉब के बारे में पता नहीं चलता है। तो अब योगी जी ने यहाँ पर जो मेला लगाया है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक ही जगह मेरठ में अपने शहर में ही सारी जगह की वैकेंसीज का पता चला है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं प्लेसमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए थैंक यू योगी जी। और ऐसी रोजगार मेले सबके लिए लगते रहने चाहिए। जनपद कानपुर देहात में लॉकडाउन के दौरान जहां एक ओर बड़े उद्योग और कारखानों में काम ठप हुआ, वहीं ऐसे में उन्हें वित्तीय सहायता देकर पुनः आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत अन्य कई योजनाएं काफी सहायक सिद्ध हुई। उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि कार्यालय में जनपद की लगभग 4,000 MSME इकाइयां पंजीकृत हैं। इनमें साइकिल मिस्त्री, ऑटो गैराज संचालक, खराद मशीन चलाने वाले, नाई मोची आदि तमाम ऐसे लघु उद्यमी हैं जो कि अल्प पूंजी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन MSME की नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से सीधे ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और स्वीकृत ऋण पर योजनाओं के नियमानुसार अनुदान का भी लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार के बीते 4.5 वर्ष के कार्यकाल में MSME की 200 नई इकाइयों को 7 करोड़ रुपए ऋण देकर 1,000 लाभार्थियों को रोजगार से जोड़ा गया है। विगत वर्षों में 200 से अधिक इकाइयों को हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से उनको ऋण दिलवाया हुआ है। इन इकाइयों को लगभग 7 करोड़ से अधिक का लोन दिला गया है। जैसे कि विगत वर्षों में कोरोना के काल में काफ़ी सारे रूप में देखा जाए तो औद्योगिक रूप से काफ़ी समस्याएं आई, तो इन योजनाओं के माध्यम से इन उद्योगों को एक संजीवनी मिली है और इस तरीके से जो बहुत सारे प्रवासी बाहर चले गए थे वो वापस लौटे हैं और उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला है। इस तरीके से लगभग 1,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रोजगार भी मिला हुआ है। हम लोग ने जब काम चालू किया था तब करीबन 25 से 30 लाख रुपए का लोन लिया था MSME के द्वारा, और उसी से धीरे धीरे करते हुए समय के साथ अनुकूल होते हुए ये सब यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग।
कोरोना में नो डाउट हम लोग को थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो उस टाइम सरकार की ओर से हम लोग को ODOP के तहत भी और कैपिटल सब्सिडी के नाम पे हम लोग को काफ़ी कह लीजिए फ़ायदा हुआ, हम लोग को लाभ मिला और सहायता भी मिली, और साथ ही साथ इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ भी पाए हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ आज के टाइम पे करीबन 16 से 18 लोग काम कर रहे हैं, जिनके बारे में यह है कि जिसमें अधिकतर तो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या कहते हैं गांव है, गांव के आसपास हम लोग की फैक्ट्री है, तो धीरे धीरे उनको स्किल करने की कोशिश भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गाजीपुर जनपद से शुरू की गई चौथे चरण की समाजवादी विजय रथ यात्रा कल देर शाम आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा की सीमा में पहुंची। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे द्वारा पहुंचे अपने नेता के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे लोगों ने उनका स्वागत किया। आगामी विधानसभा 2022 चुनाव प्रचार अभियान अब तेजी से प्रदेश के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी चित्रकूट पहुंची। प्रियंका वाड्रा गांधी ने मजगेंद्र नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजन किया और मंदाकिनी तट राम घाट पर बनाए गए नावों के मंच से महिलाओं का अभिवादन किया। कांग्रेस का चुनाव नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% और वहीं आगामी लोकसभा में 50% भागीदारी देगी। जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी मजबूत सक्षम महिला सैकड़ों साल पहले अपने लिए लड़ी, सबसे ज्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ, वो बेटी अकेली अकेली क्या करे, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित नरियाव बाजार में ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के भाजपा प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय विचारधारा को साकार कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायतें नगर से सुंदर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इसके अलावा विधायक अनीता कमल ने कहा कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र व प्रदेश सरकार की संचालित योजनाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आज केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत धरातल पर दिखाई दे रही है। अंत्योदय की हमारी विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति तक सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ हम उन तक ले जाएं। उसमें इन पंचायत प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान है और योगदान रहेगा। सरकार इन सबको सक्षम प्रतिनिधि बना करके अपनी पंचायत में एक ईमानदारी से इनकी सेवा नीचे तक ले जाए, लाभार्थियों को लाभ दिला सके, इसी का उद्देश्य। देखिए, इस सम्मेलन के माध्यम से जो भी सारी योजनाएं आ रही सरकार द्वारा, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह सपना था कि सोच थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, जो वास्तव में पात्र थे, जहाँ तक आवास नहीं पहुँचते थे, जहाँ तक शौचालय नहीं बनते थे, माताओं को पेंशन नहीं बनता था, आज वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज गांव तरक्की कर रहा है और जब गांव तरक्की करेगा, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, नाली बन रहे हैं, खरंचे बन रही हैं, तब जाके समाज तरक्की किया, देश आगे बढ़ रहा है। भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय पीआईबी डेलीगेट के भ्रमण का आयोजन किया गया। एफसीआई के महाप्रबंधक रजत शर्मा ने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं धान खरीद, एफसीआई डिपो एवं सीडब्ल्यूसी डिपो सहित उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। पीआईबी डेलीगेट को जानकारी दी गई कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार और खाद्य निगम मिलकर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पीआईबी डेलीगेट्स की विजिट ऑर्गेनाइज करा रहा है 17 और 18 नवंबर को। इस विजिट के अंदर पीआईबी डेलीगेट्स को भारतीय खाद्य निगम की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और फिर पीडीएस शॉप,
और FCI के डिपो, CWC के डिपो और धान खरीद केंद्र पे उनकी विजिट कराई जाएगी, जिससे कि PIB डेलीगेट से जान सकें कि भारतीय खाद्य निगम और स्टेट गवर्नमेंट मिलके किस तरीके से किसानों का और कंज्यूमर्स का बेनिफिट दे रहे हैं भारत सरकार की वेरियस स्कीम्स का। स्कीम जो है DBT के थ्रू हो रही है, 1 नेशन 1 MSP 1 DBT। जितना भी ये पेमेंट हो रहा है किसानों को सीधा उनके खाते में जाता है और उनका जितना भी धान या गेहूं होता है उसकी खरीदी FCI कर लेता है, उनको MSP पे पेमेंट होता है। ये है कि हम लोग स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे तो उसमें 10% रिबेट का भी, जो हमारा अप्रूव टैरिफ है उसमें 10% रिबेट का प्रोविज़न रखा गया है। पहले हम लोग किसानों को 30% रिबेट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 10% रिबेट देते थे, तो उसके साथ साथ ये स्टार्टअप्स को भी 10% रिबेट देने का फैसला किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं ये डायरेक्ट उनसे ले पाएंगी, जो उनको मतलब जो कई जगह पे ऐसा होता था कि वो पहुँच नहीं पाता था मंडियों में, लेकिन यहाँ पे जो ई-कॉमर्स कंपनियों आने से ये उनसे डायरेक्ट भी प्रोक्योर कर सकते हैं। ये राशन कार्ड हमारा बना है, इस राशन कार्ड की वजह से हमको महीने में 2 बार लगातार राशन मिल रहा है, जिससे काफ़ी सहूलियतें हैं। और राशन कार्ड बनने की वजह से और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी हम लोगों को मिलता है। मुझे कोरोना काल में भी मदद मिली और फ्री में 2 मरतबा राशन भी मिला है, और राशन कार्ड बन जाने की वजह से और भी जो सुख सुविधाएँ गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं और जो आएंगी वो भी हमको प्राप्त होंगी। और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हमें लगा और राशन से हमें बड़ी राहत मिली। ललितपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में कल जिला कारागार जेल में निरुद्ध बंदियों को प्रदत्त सुविधा एवं अधिकार पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने निरुद्ध विचाराधीन महिला बंदियों व उनके साथ रह रहे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख, खान पान, रहन सहन व पुरुष बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों, महिला बंदियों की स्थिति तथा लीगल एड क्लिनिक व बंदियों के हितों से संबंधित मामलों के बारे में बताया। ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर को अग्रसारित करने हेतु तथा ऐसे बंदियों जो सामान्य मामलों में तथा धारा 436A के अंतर्गत निरुद्ध हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए जेल जिला कारागार को निर्देशित किया गया। वाराणसी के राजघाट स्थित भैंसासुर घाट पर 2021 के गंगा महोत्सव की शुरुआत प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी ने की। महोत्सव की शुरुआत पूर्वांचल के लोकगीत के कलाकारों ने अपने भजन की प्रस्तुतियों से किया। लोक गायक अरुण मिश्रा तथा सुर संग्राम विजेता मनोहर सिंह ने भोजपुरी में अपनी प्रस्तुति दी। मोहन वीणा के साथ बनारस के तबला वादक अभिषेक मिश्रा ने संगत किया। इस अवसर पर पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि गंगा महोत्सव और देव दीपावली अपनी पहचान विश्व पटल पर बना चुके हैं तथा इस बार गंगा महोत्सव का समापन देव दीपावली के दूसरे दिन होगा। दर्शकों ने देर रात्रि तक गंगा महोत्सव में आए कलाकारों की कला का आनंद लिया। गंगा महोत्सव काशी की सांस्कृतिक पहचान, माँ गंगा के प्रति लोगों का भाव जुड़े, माँ गंगा के निर्मलीकरण में, माँ गंगा के स्वच्छ करने में लोगों की भूमिका स्वाभाविक रूप से बने, इस भाव को लेकर के गंगा महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। और यह गंगा महोत्सव हर साल निरंतर रूप से पर्यटन विभाग और यहाँ की काशी की जो महोत्सव समिति है उसके द्वारा मिलकर के संयुक्त तत्वाधान में इसको कराया जाता है। इस बार भी 20 तारीख तक एक अद्भुत स्वरूप में गंगा महोत्सव होगा। ये कहूँगा कि मैं अभिभूत हूँ, फिर से एक बार मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं गंगा महोत्सव इस भव्य समारोह का एक हिस्सा बन सकूँ। और यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो इतनी अलग अनुभूति होती है, इतनी पॉजिटिव यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, बहुत पवित्र वातावरण है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संस्कृति विभाग को, यूपी के सरकार को, हमारे सम्माननीय टूरिज्म और हमारे सम्माननीय योगी साहब और मोदी साहब ने जिन्होंने ये परिकल्पना की कि इस तरह का भव्य आयोजन टूरिज्म के माध्यम से हो, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे जुड़े आए और हमको अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके बहुत ही अच्छा लगा।
देश में कोयले के सीमित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश की अग्रणी कंपनी एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया है। सोनभद्र जिले में स्थित एनटीपीसी रिहंद नगर के मुख्य महाप्रबंधक देवव्रत पाल ने मीडिया के साथ जानकारी साझा करते हुए एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कोयला एक सीमित उत्पादन है। इससे हटकर सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, जो कि आने वाले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करने लगेगी। इससे न सिर्फ कोयले की निर्भरता कम होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी काफी सहायक होगी। रिहंद पावर स्टेशन की उपलब्धियों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्टेशन 500 मेगावाट से शुरू होकर आज 3000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता वाला स्टेशन बन गया है, जो कि सामाजिक दायित्व निर्वहन की कड़ी में भी ग्रामों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टेशन प्रबंधन पूरी तरह प्रयासरत है। आने वाला समय में जो गैसेस है जैसे SOx सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस है, NOx गैसेस है, इसको भी कम निकले पावर प्लांट से। इसके लिए हमने बहुत सारा टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहा है। 3 यूनिट में ऑलरेडी लग चुका है, बाकी यूनिट में भी अगले 1-1.5 साल में लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा बिजली जो है मूलत रूप से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। इट विल बी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि कोयला खत्म होने से पहले ही हो सकता है हम रिन्यूएबल एनर्जी में पूरा स्विच कर जाए। लखनऊ में विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग और यूपी चैप्टर इंडियन चेस्ट सोसाइटी तथा आईएमएस के संयुक्त तत्वावधान में सीओपीडी शिविर और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। उनमें से 132 लोगों का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया गया और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया। हापुड़ जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अनाज संचयन एवं भंडारण अनुसंधान केंद्र में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न का संचयन, भंडारण के साथ साथ कुपोषण को दूर करने के लिए खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक महानिदेशक डॉक्टर गौतम कुमार ने किसानों को भंडारण के तरीके और गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक किसानों को जागरूकता के लिए मैं आया हूं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत सरकार की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। जन वितरण प्रणाली में के जो लाभार्थी हैं उनको अब जो चावल वितरण किया जाता है वो चावल अब अधिक पोषण युक्त होगा। उसमें कुछ और विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड और मिनरल्स में आयरन युक्त चावल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने इस योजना में जो भारतीय खाद्य निगम को जो दायित्व सौंपा है वो दायित्व ये है कि हम लोगों को इस तरह जो जौनपुर में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग करनजा कला क्षेत्र के ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के जूनियर व प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि भाजपा MLC विद्यासागर सोनकर व विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख सुनील कुमार यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। MLC विद्यासागर सोनकर ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। शिक्षक उस बच्चे को शिक्षा एवं खेलों में पारंगत कर एक स्वस्थ प्रतियोगी के रूप में समाज में रखता है। ब्लॉक प्रमुख सुनील कुमार यादव ने कहा कि खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अलीगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 100 से अधिक नई इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। ODOP योजना के तहत जिले को 1,91,00,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। वहीं उद्यमियों का कहना है कि कोरोना के चलते काम बंद हो गए थे, लेकिन अब सरकार की मदद से फिर से काम शुरू हो गए हैं। साथ ही लोगों को रोजगार मिला है। आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा और झांसी जिलों का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं को अगर उचित अवसर मिले तो वो रक्षा और सुरक्षा मामलों में निभा सकती है प्रभावी भूमिका। नोएडा में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर को भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया उद्घाटन। इस टावर से 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हवा को किया जा सकेगा शुद्ध। और मेरठ में रोजगार मेले में 68 कंपनियों ने किया प्रतिभाग। 1557 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में मिली नियुक्ति। श्रम मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।